हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें योग, एडिशन। तो हमने कहा दो या दो से अधिक समान कोटि एवं प्रारूप, मतलब ऐसे दो या दो से अधिक प्रदिश जिनकी कोटि और जिनका प्रारूप, रैंक और टाइप एक समान हो के प्रदिशों के समान पादांक या मूर्धांक वाले घटकों का योग करने पर उसी कोटि एवं उसी प्रारूप के प्रदिश घटक प्राप्त होते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रदिश, कोटि कैसी होनी चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए, उनका प्रारूप भी समान होना चाहिए। कि प्रदिशों के समान पादांक, मतलब उनके पादांक भी समान होने चाहिए और उनके मूर्धांक भी समान होने चाहिए। ठीक है, यदि एक प्रदेश के लिए हमने मूर्धांक जो है वो आई जे काम में लिए हैं, तो दूसरे के लिए भी क्या होने चाहिए? आई जे होने चाहिए। वाले घटकों का योग करने पर उसी कोटि एवं उसी प्रारूप के प्रदिश घटक प्राप्त होते हैं। जैसे हमने नीचे उदाहरण दिखाया है, हमने कहा ए आई जे, ये द्वितीय कोटि का प्रदिश है, साथ में प्रतिचर प्रदिश है, और ये द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। इनके मूर्धांक जो हैं ये दोनों समान हैं। जब इनका हम योग करते हैं, इनका हम क्या करते हैं? इनका हम योग करते हैं तो हमें द्वितीय कोटि का एक प्रतिचर प्रदिश प्राप्त होता है, जिसके मूर्धांक और पादांक जो हमारे पास दो प्रदिश थे उनके इक्वल है। इसी प्रकार हमने सहचर प्रदिश के लिए डिनोट किया है, और इसी प्रकार हम एक मिश्रित प्रदिश जो मिक्स टेंसर है इसके लिए प्रदिशों का योग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा जो मिश्रित प्रदिश है, इसमें ये जो है मिश्रित प्रदिश है। मिश्रित प्रदिश, इसमें मूर्धांक भी हैं और पादांक भी। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मिश्रित प्रदिश कहेंगे। तो हमने कहा इस मिश्रित प्रदिश में आई जे के मूर्धांक, दूसरे के भी आई जे के मूर्धांक, तीसरे के भी आई जे के मूर्धांक, ये दोनों जो हैं ये पांच कोटि का मिश्रित प्रदेश है। इसमें तीन तो प्रतिचर सूचकांक हैं और इसमें दो सहचर सूचकांक हैं। इसी प्रकार इसमें तीन प्रतिचर सूचकांक, इसमें दो सहचर सूचकांक हैं। तो इनके योग से जो हमें नया प्रदिश प्राप्त होगा वो भी कौन सा होगा? वो मिश्रित प्रदिश होगा, जिसकी कोटि कितनी होगी? 5 होगी, और साथ में तीन प्रतिचर सूचकांक होंगे और दो सहचर सूचकांक होंगे। तो प्रदिशों का योग क्रम विनिमय एवं साहचर्य नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो ए प्लस बी, ए जो है ये ए मिश्रित प्रदिश, ये भी मिश्रित प्रदिश, दोनों की कोटि और प्रारूप दोनों का समान है, और इनके मूर्धांक और पादांक भी समान है। तो क्रम विनिमय के हिसाब से यदि ए के स्थान पर ए को रिप्लेस कर दें हम बी से, और बी को रिप्लेस कर दें हम ए से, और यदि इनका योग इक्वल प्राप्त होता है, तो ये जो योग है ये क्रम विनिमय का पालन करता है। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रदिशों का योग किया जाता है तो प्रदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि साहचर्य नियम की बात करें तो साहचर्य नियम के अंदर तीन प्रदिश हैं हमारे। तीन प्रदिश में पहले दो प्रदिश प्लस तीसरा प्रदिश, इसी प्रकार को ऐड कर दें। पहले दो को ऐड किया, फिर उसके अंदर तीसरा ऐड करें, या फिर पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करें और उसके बाद में उसमें पहला ऐड करें, तो ये नियम जो हो गया ये साहचर्य का नियम होता है। अब हम बात करें व्यवकलन की, सब्सट्रैक्शन। तो हमने कहा किसी दो प्रदिशों के घटक को उसी समान कोटि एवं प्रारूप के प्रदिश के समान पादांक या मूर्धांक वाले घटकों में को घटाने पर समान कोटि एवं समान प्रारूप का प्रदिश प्राप्त होता है। तो ऊपर हमने योग की बात की थी, तो यहाँ भी हम कह रहे हैं किसी प्रदिश के घटकों को उसी समान कोटि और समान प्रारूप, मतलब जो दूसरा प्रदिश है उसकी कोटि और प्रारूप पहले प्रदिश के समान होना चाहिए, पादांक और मूर्धांक भी समान होने चाहिए, वाले घटकों को घटाने पर समान कोटि एवं समान प्रारूप का प्रदिश प्राप्त होता है। तो ये हमने एक उदाहरण दिया है यहाँ। ये तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदेश में से घटेगा तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदेश, इनके पादांक और मूर्धांक भी क्या होंगे? समान होंगे, और इनसे जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उस प्रदेश की कोटि या प्रारूप भी इन दोनों जो दो प्रदेश इनके समान होगी। अब हम बात करें बाह्य गुणनफल की। तो बाह्य गुणनफल इसको बोल रहे हैं हम आउटर प्रोडक्ट। किन्हीं दो प्रदेशों का बाह्य गुणनफल सामान्य गुणनफल के समान होता है। तो परिणामी
प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों के कोटियों के योग के बराबर होती है। प्रदिशों का बाह्य गुणनफल क्रम विनिमय एवं सहचार्य होता है। तो हमने कहा जिस प्रकार एक सामान्य गुणनफल होता है उसी प्रकार दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी होता है। तो हमने कहा दो प्रदिशों के बाह्य गुणनफल से प्राप्त परिणामी प्रदिश की कोटि, परिणामी प्रदिश की कोटि दोनों प्रदिशों के कोटियों के योग के बराबर होती है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक पहला प्रदिश जो है इसकी कोटि 3 है, दूसरे की कोटि 2 है, ठीक है, चाहे वो सहचर हो, चाहे वो प्रतिचर हो, चाहे मिश्रित प्रदिश। तो यदि उन दोनों प्रदिशों का हम गुणनफल करते हैं तो पहले की 3 की, दूसरे की 2, तो जो हमें नया प्रदिश प्राप्त होता है उसकी कोटि कितनी होगी, उसकी कोटि 5 होगी। तो प्रदिशों का गुणनफल बाह्य गुणनफल क्रम विनिमय एवं साहचर्य होता है। तो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल क्रम विनिमय और साहचर्य होता है। हमने माना द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदिश है, मिश्रित प्रदिश जिसमें मूर्धांक और पादांक दोनों हो, वह प्रदिश मिश्रित प्रदिश होता है। तथा प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश, ये प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश हो गया, का बाह्य गुणनफल करना है और सिद्ध करना है कि परिणामी प्रदिश की कोटि 3 होगी। तो हमने कहा चूंकि AIU द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, अतः इसका रूपांतरण समीकरण जो हमने पीछे पढ़ा था उसके हिसाब से जो मिश्रित प्रदिश है उसका रूपांतरण समीकरण हम इस प्रकार देते हैं। जो ऊपर है हमारे पास ये सहचर सूचकांक, प्रतिचर सूचकांक है। प्रतिचर सूचकांक के लिए हमने ये टर्म काम ले लिया। नीचे म्यू जो है वो सहचर सूचकांक है, सहचर सूचकांक के लिए हमने ये टर्म काम ले लिया। तथा प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदेश का रूपांतरण समीकरण जो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये इस समीकरण द्वारा दिया जाएगा। उनका बाह्य गुणनफल हमने किया, उनका बाह्य गुणनफल किया तो बाह्य गुणनफल A बार J म्यू B बार M, ठीक है, ये हमने मिश्रित प्रदिश के रूपांतरण से लिख लिया। ये हमने जो प्रतिचर प्रदिश है इसके रूपांतरण से लिखा और इधर ये BK और AI म्यू दोनों, ये जो AI म्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब हमने क्या किया, हमने ये जो टर्म थी इसको उठाकर यहाँ रिप्लेस कर लिया, ये आ गई, कर सकते हैं इसे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये प्रतिचर के लिए है, ये जो टर्म है ये सहचर के लिए। तो इसका मतलब कि जो हमें नया प्रदिश प्राप्त होगा या परिणामी प्रदिश प्राप्त होगा वो एक तृतीय कोटि का प्रदिश होगा जिसमें दो तो प्रतिचर सूचकांक होंगे, दो तो क्या होंगे इनके कारण, दो तो प्रतिचर सूचकांक होंगे और एक सहचर सूचकांक होगा, वो इसके कारण आएगा। तो ये हमने यहाँ नीचे हमने डिनोट कर दिया। तो नीचे हमने दिखा भी दिया कि C बार जे एम म्यू इक्वल्स टू A बार जे म्यू B बार M म्यू और CIK म्यू इक्वल्स टू AI म्यू BK। अतः बाह्य गुणनफल प्रदिश की कोटि में वृद्धि करता है, परंतु बाह्य गुणनफल का व्युत्क्रम हमेशा सत्य नहीं होता है। मतलब बाह्य गुणनफल से प्रदिश की कोटि में वृद्धि की जा सकती है परंतु कमी नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं प्रदिश का संकोचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। यदि किसी मिश्रित प्रदिश में प्रतिचर व सहचर सूचकांकों को एक समान कर दिया जाए तो परिणामी प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है, इसे प्रदिश का संकुचन कहते हैं। यदि हमारे पास कोई मिश्रित प्रदिश है, इस मिश्रित प्रदिश में क्या होता है, मिश्रित प्रदिश में मूर्धांक भी होते हैं और पादांक भी होते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों प्रकार के सूचकांक होते हैं। तो हमने कहा यदि किसी मिश्रित प्रदिश में प्रतिचर और सहचर सूचकांक, प्रतिचर मूर्धांक और सहचर सूचकांक कौन से होते हैं जिनको हम पादांक बोलते हैं, को एक समान कर दिया जाए तो परिणामी प्रदिश की कोटि 2 कम हो जाती है, इसे प्रदिश का संकुचन कहते हैं। हमने माना एक पंचम कोटि का मिश्रित प्रदिश AIJ A म्यू लेते हैं। अब एक प्रतिचर सूचकांक K तथा एक सहचर सूचकांक म्यू, तो एक मूर्धांक है K और एक हमारे पास जो सहचर सूचकांक है जिसे हम पादांक बोलेंगे म्यू, दोनों को एक समान कर दिया जाता है। तो अर्थात AK म्यू तो प्रदिश AJK म्यू को प्रदिश AJK म्यू K में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी कोटि 5 - 2 = 3 हो जाएगी। यह प्रदिश का संकुचन कहलाता है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए हमने माना एक पंचम कोटि का मिश्रित प्रदेश है,
ए जे ए आई जे के म्यू न्यू। इसका रूपांतरण समीकरण इस समीकरण के द्वारा लिखा जाएगा। इस समीकरण के अंदर हमने के इक्वल्स टू म्यू रखा, तो के इक्वल्स टू म्यू रखा, तो म्यू के स्थान पर हमने यहाँ के रख दिया। ठीक है, अब के स्थान पर म्यू रखा तो ये डेल के से ये डेल के कैंसिल हो गया। ये जो टर्म है ये इस डेल के स्थान पर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार सिग्मा, इसको हमने क्रोनेकर डेल्टा के टर्म्स में लिख लिया, ये आ गया। अब हम कह रहे हैं यह इक्वेशन, यह समीकरण तभी मान्य होगी जब सिग्मा इक्वल्स टू एन हो। यदि सिग्मा इक्वल्स टू एन नहीं होगा तो ये इक्वेशन जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हमने कहा सिग्मा इक्वल्स टू एन, जिससे डेल एन सिग्मा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारे पास सिग्मा था उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, और इसको 1 के बराबर कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 3 रूपांतरण प्राप्त हो गए। इनमें से 2 सहचर के प्रतिचर के हैं, और ये जो तीसरा है ये हमारा किसका है, सहचर का। तो इसका मतलब यह रूपांतरण समीकरण तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश बे आई जे म्यू के तुल्य है। अब हम बात करें आंतर गुणनफल की, तो आंतर गुणनफल इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, किन्हीं 2 प्रदिशों का पहले बाह्य गुणनफल करना है। बाह्य गुणनफल करने के बाद जो हमने ऊपर पढ़ा था प्रदिशों का संकुचन, ठीक है, तो हम इसके साथ में संकुचन संक्रिया और कर देते हैं। तो परिणामी प्रदिश दिए गए प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। अतः आंतर गुणनफल बराबर बाह्य गुणनफल प्लस संकुचन। माना ए आई जे के म्यू न्यू तथा ए एम एन क्रमशः पंचम व तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदेश है। तो इनका हमने बाह्य गुणनफल किया, तो बाह्य गुणनफल से हमें क्या मिलता है, बाह्य गुणनफल से इनकी कोटि में हम वृद्धि करते हैं। तो हमने कहा यदि पहला 5 कोटि का है, दूसरा 3 कोटि का है, तो इनके गुणनफल से हमें प्राप्त होगा एक 8 कोटि का मिश्रित प्रदेश प्राप्त होता है। अब इसका हमको संकुचन करना है। संकुचन करने के लिए हमने रो इक्वल्स टू एन ले लिया। तो ये जो एन था इसके स्थान पर हमने रो लिख लिया, और रो से रो हम हटा देंगे। तो इससे ये एन रो के स्थान पर हमने एन लिख लिया, तो यहाँ एन हो गया। तो जो नया प्रदिश हमें प्राप्त हुआ ये कितनी कोटि हो गई, इसकी कोटि हो गई 6। पहले बाह्य गुणनफल से कोटि 8 हो रही थी, और इसके संकुचन से कोटि हमारी 6 हो गई। आंतर गुणनफल क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का पालन करता है। जिस प्रकार बाह्य गुणनफल क्रम विनिमय और साहचर्य गुणों का पालन करता है, उसी प्रकार आंतर गुणनफल भी क्रम विनिमय तथा साहचर्य नियमों का पालन करता है। अब हम बात करें भागफल नियम, क्वेश्चन फ्लो की। तो क्वेश्चन फ्लो क्या काम आता है, क्वेश्चन फ्लो इसलिए काम में लिया जाता है कि जब हमें यह ज्ञात करना है कि कोई भी राशि जो है वो प्रदिश है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम भागफल नियम का उपयोग किया करते हैं। हमने कहा कोई अज्ञात राशि x है, यह प्रदिश है या नहीं, इसका परीक्षण भागफल नियम से किया जाता है। इसके अनुसार यदि किसी अज्ञात राशि x का किसी स्वैच्छिक प्रदिश, मतलब अपनी इच्छा से हम एक प्रदिश ले लेते हैं, के साथ इसका आंतर गुणनफल किया जाता है। आंतर गुणनफल बराबर बाह्य गुणनफल प्लस प्रदिश संकुचन। तो आंतर गुणनफल करने से यदि हमें प्रदिश प्राप्त होता है तो अज्ञात राशि x भी प्रदिश होगी, यह भागफल नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार x अल्फा जे वह अज्ञात राशि है जिसकी हमें जांच करनी है, और ए जे बीटा ये एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, बराबर बी अल्फा बीटा एक प्रदिश है। यदि इन दोनों का आंतर गुणनफल हमें बी अल्फा बीटा मिलता है तो एक्स अल्फा जे भी एक क्या होगा, प्रदिश होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने माना एक्स अल्फा जे इक्वल्स टू ए जे बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण 1 का रूपांतरण एक्स म्यू निर्देश तंत्र में करने पर, तो एक्स बार म्यू मतलब निर्देश तंत्र एच डैश की बात करें
तो राशि के ऊपर भी बार लग जाएगा, एक्स बार म्यू म्यू ए बार म्यू सिग्मा इक्वल्स टू बी बार म्यू सिग्मा। तो ए जे बीटा एक स्वैच्छिक प्रदिश है, तो इसके लिए हम रूपांतरण समीकरण लिखें तो ये समीकरण 3 के द्वारा डिनोट की जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया निर्देश तंत्र एच डैश, ठीक है, और मिश्रित है तो ऊपर है प्रतिचर सूचकांक, प्रतिचर सूचकांक के लिए रूपांतरण ये लिख लिया, नीचे है सहचर सूचकांक, सहचर सूचकांक के लिए रूपांतरण ये लिख लिया, और ए जे बीटा ये निर्देश तंत्र एस में उस राशि के घटक हो गए। तथा बी अल्फा बीटा भी प्रदिश है, तो हमने मान लिया कि भाई समीकरण 1 जो है उसमें बी अल्फा बीटा एक प्रदिश है, तो प्रदिश है तो बी अल्फा बीटा भी प्रदिश है, तो बी अल्फा बीटा कौन सा हो गया, द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश। तो ये सहचर प्रदिश के जो रूपांतरण समीकरण है उससे हमने ये इक्वेशन लिखी। अब समीकरण 1 में 3 और 4 को हमने रख दिया, समीकरण 3 4 को 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 ये थी हमारी, यहाँ पर हमने बी अल्फा बीटा का मान रख लिया, ठीक है, ये आ गया बी अल्फा बीटा का हुआ ये यहाँ, ठीक है। ये जो बी अल्फा बीटा का मान हमने समीकरण 1 में रख लिया, या यूँ कहें कि भाई समीकरण 1 जो थी उसमें हाँ ये बी अल्फा बीटा इसका मान हमने यहाँ रख दिया। तो बी बार म्यू म्यू इक्वल्स टू डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार म्यू एक्स अल्फा जे ए जे बीटा के बराबर हो गया। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को हमने 2 में रख दिया, ये जो समीकरण 2 थी हमने यहाँ रख दिया, ये रख दिया, ठीक है, ये टर्म हो गई और साथ में हमारी ये टर्म, ठीक। वैल्यू किस किस की रखी हमने, वैल्यू रख दी हमने बी बार म्यू न्यू की, देखो बी बार म्यू न्यू कहाँ था, ये रहा, ठीक है, और ए सिग्मा बार हमने 3 में निकाल रखा था, तो ए सिग्मा बार की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक। तो इक्वेशन हमारी हो गई एक्स बार म्यू म्यू, ये रूपांतरण समीकरण हो गए, ए जे बीटा बराबर डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स बार सिग्मा एक्स अल्फा जे जे बीटा। अब इसके अंदर हमने कहा जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, और साथ में ए जे बीटा दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया और इसको दोनों को एक ही पक्ष में कर लिया और बराबर हमने 0 कर दिया। क्योंकि ए जे बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मिश्रित प्रदिश है, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर कौन सा हो गया, ये जो ब्रैकेट है ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा डेल एक्स बार म्यू म्यू डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार म्यू एक्स अल्फा जे इक्वल्स टू 0। हमने इस समीकरण को डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बार एन का बाह्य गुणनफल किया, तो दोनों तरफ हमने ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन में हमने कहा इसको और इसको ये दोनों एक साथ लिख लिए, ये दोनों एक साथ लिखे, तो ये हो गया डेल एम जे डेल म्यू एन, ठीक है, दोनों को ये यूँ लिख लिया। जब m इक्वल्स टू जे होगा म्यू इक्वल्स टू n होगा तभी ये अस्तित्व में होगी, नहीं तो अदरवाइज ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इधर इक्वल रख के ये जो क्रोनिकल डेल्टा है इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो गया x बार म्यू बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार म्यू। तो m जो था ये m यहाँ पर, इस m के स्थान पर हमने j ले लिया और म्यू के स्थान पर n के स्थान पर हमने म्यू ले लिया, ये n था इसके स्थान पर हमने म्यू ले लिया। तो इक्वेशन हो गई डेल एक्स बार म्यू इक्वल्स टू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार म्यू एक्स अल्फा जे। यह समीकरण द्वितीय कोटि के सहचर प्रदिश सी अल्फा जे के रूपांतरण समीकरण के तुल्य होता है। ये आ गया, इसके बराबर है ये इक्वेशन। इसका मतलब ये एक्स अल्फा जे जो है यह एक द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश होगी। तो अगर समीकरण 1 में हम कह रहे हैं कि यदि बी अल्फा बीटा एक प्रदिश है
तो एक्स अल्फा जे भी क्या होगा, एक द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश होगा।